नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत एक और नए वीडियो में बहुत ही बड़े अपडेट के साथ आपके एसएससी सीजीएल से रिलेटेड यानी कि आपके स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर 2023 के कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के जो पोस्ट है, अलग अलग पोस्ट, उन सब के लिए वैकेंसी का नोटिफिकेशन 2023 के लिए ऑफिशियली वेबसाइट पर आउट हो चुका है। जैसे कि आपको दिखाऊं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 3 अप्रैल 2023 को ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। यानी कि आपका ये आज जैसे कि 4 अप्रैल है, यानी कि 3 अप्रैल की शाम को इवनिंग के अंदर ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है और इसके अंदर सारा कुछ हमारा आ चुका है। एलिजिबिलिटी से लेकर क्वालिफिकेशन, पेपर का एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, रिजल्ट कैसे आएगा, फिजिकल टेस्ट क्या होगा, फिजिकल टेस्ट के अंदर कैसे हमारा जो है क्या क्या क्वालिफिकेशन, क्या क्या हमें एलिजिबिलिटी चाहिए फिजिकल के लिए, जैसे कि आपके हाइट हो गया, वेट हो गया, और क्या क्या वहाँ पे टेस्ट होगा, सारा कुछ जो है हमारे यहाँ पे आ चुका है। पे स्केल के बारे में हम बात करेंगे। हम ये भी बात करेंगे कि आपको कितना क्वालिफाइड होना चाहिए इसके लिए। मेनली यहाँ पे फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, और इसके लिए 10th 12th पास चाहिए या फिर ग्रेजुएशन चाहिए, और इससे रिलेटेड सारा डिटेल जो है इस बार कंबाइंड ग्रेजुएट में आपका सीबीआई ऑफिसर हो गया या फिर दूसरा कोई, और बाकी सारे जो इंस्पेक्टर और जो भी आपके सिविल के अंदर एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से जो हमारे इंस्पेक्टर की अलग अलग पोस्ट पर जो है ग्रुप बी सी और भी हमारे ग्रुप्स की जो पोस्ट होती हैं उसके लिए जॉब पे लगाया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट्स के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। तो उसके लिए अब इस बार कितनी वैकेंसी है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, 7,000। हम नोटिफिकेशन पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, पूरा एक एक चीज़ को हम जानेंगे इस बार, जिससे कि आपको कोई डाउट ना हो। एग्जाम का सिलेबस भी जानेंगे, पैटर्न जानेंगे, कितने मार्क्स का क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, और हमारे को कितना इसका इसके लिए कट ऑफ जाएगा, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी हमारी, इसमें हमारे को कौन कौन से एग्जाम जो है वो क्वालिफाई करने पड़ेंगे, मेरिट कैसे बनेगी हमारी। मेरिट आपको पता है, जैसे कि मेरिट मतलब होता है कि आपके फाइनल रिजल्ट बनाने के लिए, मतलब आपके सिलेक्शन के लिए हमारी एक लिस्ट आती है जिसके अंदर सारे स्टूडेंट्स का नाम, जो भी कैंडिडेट जो भी पेपर देते हैं ये वाला, उनकी एक अलग से लिस्ट आती है, जिस लिस्ट में सारा कुछ लिखा हुआ आता है कि इस बार जिस भी स्टूडेंट ने एग्जाम दिया ये वाला, उसमें कौन कौन क्वालिफाइड किया है, कौन कौन जो है आप फिजिकल टेस्ट देने वाला है। उसका फिजिकल टेस्ट, और फिजिकल टेस्ट से पहले हमारा टीयर 2 एग्जाम हो जाता है। आपको ये बता दूं कि टीयर 2 एग्जाम यहाँ पे हमारा मेरिट के लिए लिया जाएगा, और टीयर 1 हमारा क्वालिफिकेशन इन नेचर होगा, मतलब कि हमें वो सिर्फ क्वालिफाइड करना है, सिर्फ हमें वो पास करना है। और उसके बाद टीयर 2 की मेरिट में जिनका नाम आता है, फिर उसके बाद उनका जो है फिजिकल टेस्ट होता है, और फाइनली उनको जो है वहाँ से जॉब जो है वो मिल जाती है। तो पूरा हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं एक एक चीज़ को। आपको इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना है, कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है। ये पूरे इस ईयर का पूरा फाइनल नोटिफिकेशन रहेगा। इस बार जो है आपका 14 जुलाई से, हमारा 2-3 दिन पहले भी हमारी बात हुई थी कि हमारा जो है 14 जुलाई से इस बार जो है एग्ज़ाम होने वाला है। एसएससी सीजीएल यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के अलग अलग पोस्ट के जितने भी एग्ज़ाम होंगे 2023 वाले ईयर के लिए, वो इस बार 14 जुलाई से होने वाले हैं। 14 जुलाई से आपका एग्ज़ाम चलेगा टीयर 1 का, और उसके 1-2 महीने के अंदर अंदर ही, समय मिलते ही, एसएससी आपका टीयर 2 का एग्ज़ाम भी करा लेता है। तो ये तो हमारी बात हो गई कैसे पैटर्न रहेगा, इसी चीज़ को हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। आपको बता दूं, ये 3 अप्रैल को ये अपलोड हुआ है वेबसाइट पे, एसएससी की वेबसाइट पे। इसका नोटिफिकेशन आप जो है डिस्क्रिप्शन में भी आसानी से वहाँ से भी देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, प्लस आप इसको अपने एसएससी की वेबसाइट पर भी आसानी से देख पाएंगे। देखिए, इसमें आपको बता दूं कि लास्ट डेट इसकी आपकी रहेगी 3 मई, यानी कि 3 मई तक जो है आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। पूरा 1 मंथ का समय दिया है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। अब देखिए, ऐसे में आप क्या करें, अगर आपको ऐसा लग रहा होगा वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम है, पिछले साल हमारे 30,000 से भी प्लस जो है यहाँ पे वहाँ पे वैकेंसी गए थे, तो आपको बता दूँ ये ऐसा होता है, अलग अलग नोटिस आते हैं हमारे वैकेंसी को इंक्रीज करने से लेकर, मतलब कि हमारा ऐसा होता है स्टार्टिंग में वैकेंसी आ जाती है, फिर उसके बाद जो है हमें और एसएससी को ज़रूरत लगती है कि और पोस्ट खाली होते हैं, तो उस हिसाब से वैकेंसी उस डिपार्टमेंट के अंदर बढ़ाए जाते हैं, और धीरे धीरे करके आपकी वहाँ पे वैकेंसी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से वैकेंसी बढ़ती है। अभी जो आपकी 7,500 प्लस वैकेंसी है, ये बढ़कर जो है 20,000 30,000 आराम से इस बार भी पहुँच जाएंगे, जैसे पिछले साल का हमने रिकॉर्ड देखा है। तो इस वजह से आपको अगर ऐसा लग रहा हो फॉर्म भरने से पहले कि हम फॉर्म नहीं भर रहे हैं क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है, तो ये बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि वैकेंसी जो है पिछली बार भी बढ़े थे, इस बार भी डेफिनेटली वैकेंसी बढ़ेंगे आपके एसएससी सीजीएल के अंदर। तो लेकिन फॉर्म की डेट हो सकता है कि आगे एक्सटेंड ना हो, तो इसलिए आपको फॉर्म समय पे जो है भर देना है 3 मई से पहले पहले। ये हमारी फॉर्म से रिलेटेड बात हो गई। सेम इसी में आपको बता देता हूँ, जो आपका ऑफलाइन चालान की पेमेंट आपकी 4 मई तक लास्ट रहेगी। अगर आप ऑफलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो उसकी लास्ट डेट एक दिन एक्स्ट्रा रहने वाली है।
करेक्शन का टाइम आपका 7 मई से 8 मई 2 दिन का रहेगा। सेम इसी तरीके से टेंटेटिव स्केड्यूल है हमारा, CBT एग्जाम होता है, मतलब हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन होता है, मतलब हमारा कंप्यूटर पे मॉनिटर पे एग्जाम होता है Tier 1 का, और सेम Tier 2 का, दोनों ही हमारे जो है कंप्यूटर पे एग्जाम होते हैं। Tier 1 क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, मतलब आपको पास करना होता है। Tier 1 पे मेरिट, Tier 2 के बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। तो Tier 1 के एग्जाम का आपको बता दिया गया 14 जुलाई आपका फाइनल डेट रहेगा जो है SSC CGL Tier 1 का। अगर कोई भी चेंज होता है वो वेबसाइट वाले ही अपने आप, जो SSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है उस पर नोटिस आ जाता है डेट से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे डिटेल्ड ऑफ द पोस्ट, पोस्ट की बात कर लेते हैं और साथ में हम पे स्केल की बात करेंगे। देखिए सबसे बढ़िया पे स्केल इसमें यहाँ पे जो है वो लेवल 8 का रहेगा। जो 2 पोस्ट है आपकी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, साथ में असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, ये दोनों ही जो किस डिपार्टमेंट में है, किस मिनिस्ट्री, किस ऑफिस, किस कैडर में है, वो हम बात करेंगे। साथ ही हम इसमें बात करेंगे कि वो क्लासिफिकेशन के बारे में, कि वो पोस्ट कौन से ग्रुप में आती है, गैजेटेड है या नॉन गैजेटेड है, उसके बारे में बात करेंगे। एज लिमिट की बात करेंगे सेम पोस्ट के लिए। यहाँ पर हर पोस्ट की एज लिमिट अलग है, किसी पोस्ट के लिए एज लिमिट कुछ रखी गई है, किसी पोस्ट के लिए एज लिमिट कुछ रखी गई है। यहाँ पर अगर आपको बताऊँ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए आपका जो है, और सेम असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, दोनों आपका जो है ये इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट अंडर C&AG के अंदर आएगा। इसकी जो है ये आपकी दोनों ही ग्रुप बी के अंदर गैजेटेड पोस्ट है, मतलब कि यहाँ पे जो गैजेटेड ऑफिसर को राइट्स होते हैं वो वाले यहाँ पे पोस्ट रहेंगे इन दोनों की ही। सेम एज लिमिट में इनकी 18 से 30 के बीच में, मतलब जो भी कैंडिडेट, जो भी लोग 18 से 30 के बीच में आ रहे हैं, मेल और फीमेल जो भी हैं, तो वो इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे इंडिया के अंदर कहीं से भी। इन दोनों पोस्ट के लिए अच्छी खासी यहाँ पे जो हमारे को पे स्केल देखने को मिल रहा है 47,600 रुपीज़ से स्टार्टिंग है। मैक्सिमम जो है इसका जो ज़्यादातर लास्ट जाता है वो यहाँ पे 1,51,000 जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। सेम इसी में पे लेवल 7 की बात करेंगे। पे लेवल 7 के अंदर हमारे पास 44,900 जो है कम से कम होगा, और फिर इसे और आगे हमारे को लास्ट भी इसमें दिख रहा है मैक्सिमम कितना होने वाला है। अब देखिए इसके अंदर पोस्ट आपको बता देता हूँ। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो है आपके इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर सेंट्रल सेक्रेटरी ट्रिएट सर्विस ग्रुप बी हो जाएगा ये। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट ग्रुप बी जो है यहाँ पे आपका पोस्ट के अंदर डिस्क्रिप्शन हो जाएगा कि पोस्ट कौन से ग्रुप में आ रही है। उसके हिसाब से एज भी आप देख सकते हैं 20 से 30 एज जो यहाँ पे होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए इस पोस्ट के लिए। सेम यहाँ पे हमें अलग अलग पोस्ट दिख रही है। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए जो ग्रुप सी के अंदर आएगा। सेम इंस्पेक्टर आपका सेंट्रल एक्साइज के लिए, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, और यहाँ पे सब इंस्पेक्टर, और ये सब देख सकते हैं यहाँ पे हमारे को अलग अलग पोस्ट दिख रही है। साथ में ये भी दिख रहा है किस डिपार्टमेंट में है। जैसे कि हम देख सकते हैं CBI के अंदर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट, यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अंदर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट ग्रुप बी के अंदर आती है। 20 से 30 ईयर उसके बीच में अप्लाई करने की एज होती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं वो पे लेवल 7 की है। पे लेवल 6 की आपकी ये दिख जाएगी अलग से पोस्ट, इसमें एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर NIA के अंदर, और हमें बहुत सारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आप देख लेंगे। यहाँ पे स्केल आपको दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे लिखा हुआ 35,400 से लेके ऐसा जाएगा लेवल 6 का इन पोस्ट के लिए। सेम इसी तरीके से यहाँ पे इनकी भी एज लिमिट लिखी हुई है। पे लेवल 4 लास्ट हमारा पे लेवल 4 होता है, मतलब कि आपके SSC CGL के अंदर सबसे कम पोस्ट वाले, सबसे कम सैलरी वाली अगर कोई जॉब होती है, कोई पोस्ट होती है, तो वो हमारी यहाँ पे ये वाली होती है। एक तो टैक्स असिस्टेंट की होती है और सब इंस्पेक्टर की होती है, सी CB सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आपकी अगर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर लगती है जॉब, तो आपकी कम से कम इतनी जो है 25,500 जो है कम से कम आपको वहाँ से सैलरी मिलेगी, और उसी हिसाब से यहाँ पे एज हमें देखने को मिल जाती है। वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन की बात कर लेता हूँ। देखिए टेंटेटिव वैकेंसी है, यहाँ पर अगर फाइनल वैकेंसी होती तो यहाँ लिखा आ जाता कि ये बिल्कुल फाइनल वैकेंसी है। टेंटेटिव मतलब ही हो गया कि मतलब कि भाई आगे चल के कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ही होगा वैकेंसी के अंदर। तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं 3,000, एक मिनट, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 3,000 जो है टेंटेटिव का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि वैकेंसी कंफर्म बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फाइनल है वैकेंसी। पिछली बार भी बढ़े थे, इस बार भी जो है बढ़ेंगे।
अपडेटेड वैकेंसी इफ एनी अलॉन्ग विद पोस्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। जैसे मैंने आपको बताया भी था, बढ़ेंगे तो सेम वेबसाइट पर ही आपको दिख जाएगा बाद में। नेशनैलिटी आपको बताया तो इंडियन होना जरूरी है, या फिर आप नेपाल, भूटान और इन जगहों से हैं तो आपके लिए कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, उस हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात बताए तो आपको एज लिमिट 18 से 27 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। अब बस आपको ये याद रखना है कि आपका जो बर्थ है वो 2 अगस्त 1996 का होना चाहिए या फिर उसके बाद का होना चाहिए। सेम उसी तरीके से 2005 के 1 अगस्त से पहले का या फिर 2005 के 1 अगस्त का होगा तो यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद का और सेम 1996 के 2 अगस्त से पहले का अब यहाँ पे नहीं होगा एप्लीकेबल आपके 18 से 27 ईयर के बीच वाली पोस्ट के लिए। मतलब जैसे आपको मैंने ऊपर बताया जो जो पोस्ट, उन पोस्ट के अंदर एज जो लिखी हुई थी 18 से 27 के बीच में, तो उस जिन जिन पोस्ट पे ये एज लिमिट लिखी थी उन पोस्ट के लिए ये वाला जो है डेट होना चाहिए बर्थ का। सेम इसी तरीके से और ईयर और हमारा लिखा हुआ है दूसरी उम्र वालों के लिए, उसके हिसाब से भी यहाँ पे बर्थ की डेट लिखी हुई है। इसको आपको याद रखना है, इसके बीच में अगर आती है तो ठीक है, अदरवाइज आपका इससे ऊपर या नीचे जाता है एज लिमिट में भी साथ में आपका डेट वाइज भी, तो आप जो है वहाँ पे उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब हम रिलैक्सेशन की बात करेंगे, कितना रिलैक्सेशन मिलेगा। तो रिलैक्सेशन आपको बताया तो SC ST कैटेगरी वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC वालों को 3 साल का, यानी अदर बैकवर्ड कास्ट वालों को PWBD यानी कि आपका पर्सन विद डिसेबिलिटी, बेंच मार्क डिसेबिलिटी विद नॉन रिजर्वेशन कैटेगरी, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी वाले जो PWBD कैंडिडेट होंगे उनको 10 साल मिल जाएंगे एक्स्ट्रा। सेम इस तरीके से PWBD वाले OBC में, PWBD वाले SC ST में उनको 13 साल 15 साल एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। एक्स सर्विस मैन आपको बताया तो एक्स सर्विसमैन को 3 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे। एक्स सर्विसमैन होता है आपका आर्म्ड फोर्स, नेवी फोर्स जो भी आपका होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, उसके अंदर अगर पहले आपने काम कर रखा होता है उसके लिए भी रूल्स होते हैं, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे 3 साल जो है एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। वही यहाँ पे लिखा भी हुआ है 5 साल 3 साल लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं सबके हिसाब से लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये जो है आपकी, अब ये देखिए अब ऐसा क्या है कि हर पोस्ट के लिए होगा, तो आपको बताया तो यहाँ पे जो भी पोस्ट लिखे हुए थे सब पोस्ट के लिए रिलैक्सेशन सेम रहेगा हर कैटेगरी के हिसाब से। अब हम बात कर लेते हैं, हमने ग्रुप बी गैजेटेड पोस्ट एज रिलैक्सेशन अप टू मैक्सिमम 5 ईयर इन द केस ऑफ एक्स सर्विसमैन इंक्लूडिंग। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक्स सर्विसमैन को 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ग्रुप बी वाले पोस्ट के लिए, गैजेटेड पोस्ट के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। हमने अभी ऊपर देखा एक्स सर्विसमैन को 3 साल का मिल रहा था, सेम अगर गैजेटेड पोस्ट जो भी होंगे ग्रुप बी वाले उसमें 5 साल का रिलैक्सेशन उन लोगों को मिल जाएगा जो एक्स सर्विसमैन के अंदर आएंगे। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं यहाँ पे नोटिस के अंदर ही, आप इसको भी चेक कर पाएंगे आसानी से। जो मेन मेन है हम वो डिस्कस कर रहे हैं। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट। देखिए यहाँ पे आपको क्या है, आप SC ST जो भी कैटेगरी होगा उसका आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाना पड़ता है एप्लीकेशन फॉर्म के समय, उसमें आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर देना पड़ता है अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होता है, नहीं तो आप जो है वहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं। तो वो सब आपको पता होना चाहिए कि सर्टिफिकेट आपको कब का अपलोड करना है, वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्टिफिकेट आपको जो है यहाँ पे SC ST OBC EWS जिस भी कैटेगरी हो उस तरीके से आपको जो है यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे स्क्राइब के बारे में लिखा हुआ है, जो असिस्टेंट ऑफ स्क्राइब होता है, मतलब स्क्राइब PWBD वाले कैंडिडेट के लिए, इन केस ऑफ पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी इन द कैटेगरी ऑफ ब्लाइंडनेस, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, बोथ आर्म्स affected BA and cerebral फैल्सी द फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब इज प्रोवाइडेड इफ डिजायर्ड बाय द कैंडिडेट। अगर कैंडिडेट चाहेगा तो उसको जो है PWBD वाले कैंडिडेट को, बेंच मार्क डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट को जो है स्क्राइब की फैसिलिटी अलाउड होगी। अगर वो ब्लाइंडनेस है, विजुअल इम्पेयर्ड, मतलब जो उस वाले कैटेगरी में आ रहा है जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उस हिसाब से वो जो है मिल जाएगी उसको फैसिलिटी स्क्राइब की। सेम उसको जो है उन लोगों को जो है एक्स्ट्रा टाइम भी मिलता है। आपको बता दूं कि 20 मिनट जो है पर आवर एक्स्ट्रा मिलते हैं एग्जाम के अंदर, उनको अलाउड किया जाता है जिनको स्क्राइब अलाउड किया जाता है पेपर के अंदर।
हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। हमारे पास यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग क्वालिफिकेशन रहेगी। एसएससी सीजीएल 2023 के लिए असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बैचलर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट कॉलेज से, इंडिया का हो या बाहर का हो, यहाँ पे वो चीज़ नहीं लिखी है। बस आपसे ये बोला गया है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए, चाहे उसमें कितने भी मार्क्स हो, मतलब कि आपके अगर सिर्फ पास हैं, पास होना जरूरी है बस, और आपके पास डिग्री होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। सेम डिज़ायरेबल है क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मतलब कि जो चार्टेड अकाउंटेंट रह चुके हैं, या फिर कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, या फिर कंपनी सेक्रेटरी, और मास्टर्स इन कॉमर्स करी है उन्होंने, या मास्टर इन बिजनेस स्टडीज़, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि आप फाइनेंस के अंदर, और मास्टर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये एक्स्ट्रा है, ये ज़रूरी नहीं है कि इसी में होना चाहिए मास्टर और ये सब कुछ, ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मतलब कम से कम क्वालिफिकेशन यही है कि आपको बैचलर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से होगी, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। सबसे बढ़िया पोस्ट हमारा यही है, यही दोनों पोस्ट, क्योंकि इसमें लेवल 8 का पे स्केल है, और बहुत अच्छी जो है यहाँ पे इनका मेजर रोल प्ले होता है इस पोस्ट वाइज जो है आपके एसएससी के अंदर, जो आपके यहाँ पे जॉब होती है उसके अंदर। जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर में बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड लेवल। मतलब कि जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के अंदर बैचलर डिग्री मांगी गई है, जिसमें आपका 60% मार्क्स मैथमेटिक्स में 12th क्लास के लेवल पर मांगा जा रहा है। इसी तरीके से अलग अलग पोस्ट की अलग अलग क्वालिफिकेशन रहेगी हमारे यहाँ पे। और ये जो हमने जो भी पोस्ट की बात करी उसके अलावा जो भी पोस्ट यहाँ पे रह गई, जो हमारी ऊपर लिस्ट के अंदर आ रही थी, उसके अंदर लिखा हुआ है कि बैचलर डिग्रीज फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। The candidate who have appeared in their final year of their graduation can also apply. However, they must possess essential qualification on or before the cutoff date 1 अगस्त 2023। मतलब कि 1 अगस्त 2023 से पहले पहले फाइनल ईयर वालों के पास डिग्री होनी चाहिए उस इंस्टीट्यूट कॉलेज से, तो बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, तो वो इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ऑल अदर पोस्ट मतलब जो हमने ऊपर पोस्ट की बात करी उसके अलावा जो पोस्ट रह गए उनके लिए बोला जा रहा है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं के लिए बोला जा रहा है, जो ऊपर पोस्ट थी उनमें भी आप फाइनल ईयर वाला अप्लाई कर सकता है। हाँ, अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई का सिंपल प्रोसेस है कि आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है वेबसाइट पे। यहाँ पे आपका लिखा भी हुआ है, द फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 3 मंथ ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन। मतलब कि 3 अप्रैल से 3 महीने पहले अगर हम जाते हैं तो हमारा आ जाता है 3 जनवरी। तो 3 जनवरी, सॉरी 3 फरवरी आ जाएगा, फेबररी मार्च अप्रैल, तो हमारा 3 फरवरी आ जाएगा। तो फेबररी में आपका अगर जो 3 फरवरी से पहले पहले का फोटो है तो वो यहाँ वैलिड नहीं होगा, मतलब 3 मंथ्स यहाँ पे बोला गया है। 3 जनवरी, 3 फरवरी, 3 मार्च अप्रैल, हाँ तो 3 जनवरी से पहले पहले का एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। 3 मंथ पुराना फोटो आप लगा सकते हैं यहाँ पे, जिसके अंदर आपका जो है फेस जो है वो पूरा क्लियर दिखना चाहिए विद ईयर, मतलब कि दोनों कानों के साथ फोटो जो है अपना फेस जो है क्लियर आपके इमेज में आना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। फीस यहाँ पे 100 रुपीज़ पे करने हैं आपको एसएससी सीजीएल 2023 के लिए। जिस भी पोस्ट हो सारी पोस्ट के लिए सेम फीस रहेगी। यहाँ पे इस बात को जरा हम हाईलाइट कर लेते हैं। 100 रुपीज़ आपको पे करने हैं एसएससी सीजीएल के अंदर, किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो 100 रुपीज़ पे करने होंगे बस, और नहीं करने। और 100 रुपीज़ हर किसी को पे नहीं करने, ये भी आपको बता दूं। वुमेन कैंडिडेट जितने भी होंगे उनको बिल्कुल पैसे पे नहीं करने, एक भी रुपये। साथ में एससी एसटी कैटेगरी वाले, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट वाले जितने भी होंगे उनको भी पे नहीं करने यहाँ पे। अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के मेल फीमेल वो जितने भी मेल कैंडिडेट होंगे उनको 100 रुपीज़ पे करने होंगे, जैसा यहाँ लिखा भी हुआ है। फ़ी एक बार पे हो जाएगी तो नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी, मतलब आपको फ़ीस वापस नहीं मिलेगी। मान लीजिए आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, फ़ीस पेमेंट कर दिया है, आप एग्ज़ाम दे ना दे इस पोस्ट के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए जिसमें भी आपने अप्लाई किया है, फ़ीस वापस नहीं होगी। भले ही आप उस पोस्ट को लेना चाहें नहीं लेना चाहें, एग्ज़ाम देना चाहें नहीं देना चाहें। अब देखिए यहाँ पे कुछ करेक्शन के बारे में भी लिखा हुआ है कि करेक्शन किस किस चीज़ों में कर पाएंगे। हर चीज़ में करेक्शन नहीं होगी। यहाँ भी आपको ये बात बता देता हूँ, ये चीज़ यहाँ पे लिख के भी आई है। नो मोर करेक्शन इन द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अलाउड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। एक बार आपको करेक्शन का टाइम मिलेगा 7 मई और 8 मई के बीच में फॉर्म के अंदर, उसके बाद कोई करेक्शन आप नहीं कर सकेंगे अपने फॉर्म के अंदर। तो हमने करेक्शन की भी बात कर ली है।
सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की, अब हमारी सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन में बात कर लेते हैं, कहाँ कहाँ एग्जाम होगा हमारा। कैंडिडेट मस्ट इंडिकेट द सेंटर इन द फॉर्म के अंदर उसको बताना पड़ेगा अपना सेंटर, डिटेल अबाउट द एग्जामिनेशन सेंटर एंड रीजनल ऑफिस अंडर दो हुज जुडिक्शंस दीज एग्जामिनेशन सेंटर आर लोकेटेड आर एज फॉलोज। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि आप देख सकते हैं एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ होने वाला है। भागलपुर और मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, और यहाँ पे बहुत सारी जगहें लिखी हुई हैं। इस जगह पे आपका एग्जाम होगा। अब देखो आपको एसएससी रीजन एंड स्टेट यूनियन टेरिटरी अंडर द जुडिक्शंस ऑफ द रीजन। सेंट्रल रीजन आपको देख सकते हैं आप, बिहार और उत्तर प्रदेश के सेंट्रल रीजन के अंदर ये जगह हैं। यहाँ पे सेंटर आपका होने वाला है एग्जाम का। एड्रेस एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है रीजनल ऑफिस, मतलब कि आपका बिहार और उत्तर प्रदेश का जो रीजनल ऑफिस है उसका यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है। हालांकि आपको मेनली आपको ये याद रखना है कि आपका सेंटर कहाँ का हो सकता है। तो इस तरीके से आप रीजन वाइज सेंटर देख सकते हैं और आप अपना सेंटर सिलेक्ट करके उस जगह पे एग्जाम दे सकते हैं। 3 सेंटर ऑप्शन चूज करने को मिलेंगे फॉर्म के अंदर। 3 सेंटर आप चूज कर सकते हैं अपने फॉर्म के अंदर, जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन बता देता हूँ आपको। स्कीम में क्या कैसे एग्जाम होने वाला है। टीयर 1 का एग्जाम होगा, टीयर 2 का एग्जाम होगा, फिर आपका पर्सनैलिटी फिजिकल टेस्ट होगा, वो आपका बाद में होता है, टीयर 2 के भी बाद में। अब टीयर 1 के एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं। टीयर 1 के एग्जाम में आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आने वाला है, जनरल अवेयरनेस आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, चारों सेक्शन के अंदर आएंगे। 25 क्वेश्चन यानी कि 100 मार्क्स का पूरा जो है 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, और टोटल 200 मार्क्स का ये पेपर हो जाएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का आएगा टीयर 1 के एसएससी सीजीएल के अंदर 2023 में। और सब्जेक्ट हमने देख लिए, ये सारे हमारे सब्जेक्ट हो गए हैं। टाइम अलाउड आप देख सकते हैं 1 घंटे का समय मिलेगा टीयर 1 के एग्जाम को पूरे का पूरे को करने के लिए, और 1 घंटा 20 मिनट उनको मिलेगा जो स्क्राइब वाले, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में स्क्राइब वाले होंगे उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। टीयर 1 के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, और द क्वेश्चंस विल बी सेट बोथ इन हिंदी इंग्लिश, दोनों के अंदर होंगे, एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ के बाकी सब हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, कॉम्प्रिहेंशन सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.50, मतलब कि आपके फॉर ईच रॉन्ग आंसर यहाँ पे जो है 0.50 मार्क्स काटा जाएगा हर गलत आंसर पे। मतलब जो क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो उसमें आपका हाफ मार्क्स काट लिया जाएगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि 1/4 मार्क्स आपका काटा जा रहा है हर क्वेश्चन के रॉन्ग आंसर पे। टीयर 2 का एग्जाम का स्कीम जान लेते हैं हम। टीयर 2 के एग्जाम के अंदर हमारा आएगा एक पेपर 1। टीयर 2 के अंदर हमारे 2 पेपर होंगे, पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। पेपर 1 में आपका सेशन 1 जो होगा, मतलब पेपर 1 के अंदर 2 घंटे 15 मिनट का पेपर 1 होगा हमारा, और फिर हमारा पेपर 2 पेपर 3 3 पेपर होंगे हमारे एसएससी सीजीएल में, जो हमारे टीयर 2 के अंदर होगा। मतलब टीयर 2 वाले एग्जाम में हमारे 3 पेपर होने वाले। पेपर 1 2 घंटे 15 मिनट का होगा, जिसके अंदर हमारे सेक्शन जो है पहला है वो मॉड्यूल 1 जो जिसमें मैथमेटिकल एबिलिटी होगा, मॉड्यूल 2 रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस होगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 क्वेश्चन होंगे दोनों में से, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। टोटल क्वेश्चन 60 हो जाएंगे, और मैक्सिमम मार्क्स आप देखें तो 180 मार्क्स हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का हो जाएगा। सेम इसी तरीके से जो हमारा पेपर 1 होगा टीयर 2 का, उसके अंदर भी सेक्शन 2 जो रहेगा उसमें हमारा मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 जिसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन और जनरल अवेयरनेस ये हमारा जो है एग्ज़ाम के अंदर रहेगा, जिसमें 45 मार्क्स इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के होंगे, और 25 मार्क्स जो क्वेश्चंस होंगे हमारे वो जनरल अवेयरनेस के होंगे। टोटल हम इसकी देखें तो 70 क्वेश्चंस हो गए हैं, 3 मार्क्स का हर क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पर रहेगा, तो इसका हमारा 210 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। 1 आवर फॉर ईच सेक्शन, मतलब कि आपको यहाँ पे लिखा भी है कि हर सेक्शन आपको जो है हर सेक्शन आपको 1-1 घंटे का करने को मिलेगा। मतलब जैसे हम देख सकते हैं कि सेशन 1 के अंदर जो सेक्शन 1 में हमारा मैथमेटिकल एबिलिटी था और रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस दोनों जो थे ये पूरा जो है ये पूरा 1 घंटे का पेपर था, और सेक्शन 2 जो था वो भी हमारा सेम 1 घंटे का पेपर था। जिन कैंडिडेट को स्क्राइब अलाउड होने वाला है पेपर के अंदर उनको 20 मिनट हर आवर पे एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं पेपर के दौरान।
अब ये हमने बात कर ली पेपर वन में। पेपर वन में हमारे सेक्शन वन के अंदर सेशन वन और सेशन टू, मतलब क्या है यहाँ पे आप इस बात से समझिए कि हमारे एसएससी सीजीएल में टीयर टू जो एग्ज़ाम है उसमें 3 पेपर हो गए, पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री। पेपर वन के अंदर हमारे 2 सेशन हो गए। जो सेशन वन होगा उसके अंदर सेक्शन वन के अंदर 2 सब्जेक्ट हो गए, जिसमें 2 मॉड्यूल हो गए, मैथमेटिक्स का और रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस का। सेम सेशन के अंदर ही दूसरा सेक्शन होगा जिसके अंदर मॉड्यूल वन हमारा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का हो जाएगा, सेकंड मॉड्यूल हमारा जनरल अवेयरनेस का हो जाएगा। अब इसी के अंदर हमारा जो है सेक्शन थ्री भी होगा, जो हमारा कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल होगा। मतलब कि पेपर वन के अंदर सेशन वन के अंदर 3 सेक्शन हो जाएंगे। थर्ड सेक्शन हमारा कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल रहेगा, जिसके अंदर हमारे 20 क्वेश्चन रहेंगे। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का आने वाला है, तो इस हिसाब से हमारा ये जो रहेगा ये सेक्शन हमारा 60 मार्क्स का हो जाएगा। तो एसएससी सीजीएल में पेपर वन का जो सेशन वन है ऑल ओवर कितने मार्क्स का होगा, तो ऑल ओवर आपको बता दूं तो 180 और 200 हो गए हमारे 390, और 390 और 60 हो गए हमारे 450, यानी कि 450 मार्क्स का हमारा पेपर वन का एग्जाम होगा सेशन वन का टीयर टू में एसएससी सीजीएल का। जो टोटल हमारे को आपको बता दिया गया 1 मार्क्स जो है हर सेक्शन, 1 आवर हर सेक्शन के लिए मिलेगा, 20 मिनट एक्स्ट्रा जो है स्क्राइब वाले स्टूडेंट्स को मिलने वाला है। 50 मिनट्स फॉर ईच मॉड्यूल, 15 मिनट्स फॉर ईच मॉड्यूल एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, और 20 मिनट्स फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब, वही सेम जो मैंने आपको बताया वही चीज़ यहाँ पे रहेगा। पेपर टू में स्टैटिस्टिक रहेगा। पेपर टू के अंदर स्टैटिस्टिक्स जो है वो सब्जेक्ट आएगा जिसके अंदर 100 जो है क्वेश्चंस रहेंगे। 2 मार्क्स का हर जो है क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क्स का ये पेपर हो जाएगा। 2 आवर्स फॉर ईच पेपर, हर पेपर के लिए 2 घंटे दिए जाएंगे आपको। पेपर टू में आपको 2 घंटे में करना है, पेपर थ्री भी आपको 2 घंटे में करना है। जो हमारा पेपर वन था उसमें हमारा अलग अलग सेक्शन था, वो 1 आवर में करना था। ऐसा नहीं था कि मैंने आपको बोला था कि पेपर वन पूरा 1 आवर में करना है। पेपर वन के अंदर हर सेक्शन को 1 आवर में करना है, ये बात आपको बताई गई थी। ये बात को आपको याद रखनी है। हालांकि सेक्शन थ्री के अंदर आपको बोला गया था कि 15 मिनट्स फॉर ईच मॉड्यूल। अब हम बात कर लेते हैं पेपर थ्री में। पेपर थ्री में आपका जनरल स्टडीज़, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स रहेगा, जिसके अंदर 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का ये वाला पेपर भी हो जाएगा। इसके अंदर हमारे को बोला जा रहा है कि 20 मिनट एक्स्ट्रा इसके अंदर भी मिलेंगे स्क्राइब वालों को। तो ये हमने बात कर लिया। अब देखिए टीयर टू में क्या है, इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ पेपर वन, पेपर टू एंड पेपर थ्री इन सेपरेट शिफ्ट और डेज। मतलब पेपर वन एक दिन में हो रहा है तो पेपर टू सेम डे में नहीं होगा, वो अलग दिन में होगा, अलग शिफ्ट में होगा। सेम इस तरीके से पेपर थ्री भी आपका अलग डे में और अलग शिफ्ट में रहेगा। पेपर वन जो है कंपलसरी रहेगा हर पोस्ट के लिए, मतलब कि आप किसी भी पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं पेपर वन आपको देना ही है। पेपर टू विल बी फॉर ओनली दोज कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर जेएसओ इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड टू इन द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड हु आर शॉर्ट लिस्टेड इन टीयर वन फॉर दिस पोस्ट। मतलब आपको बोला जा रहा है जो भी कैंडिडेट टीयर वन में शॉर्ट लिस्ट हुए इस पोस्ट के लिए, जेएसओ पोस्ट के लिए, उनको जो है पेपर वन के अंदर पेपर टू में जो है उनको उन कैंडिडेट को पेपर टू देना होगा। सेम पेपर थ्री, देखिए पेपर थ्री में क्या लिखा, पेपर थ्री विल बी फॉर ओनली दोज कैंडिडेट हु आर शॉर्ट लिस्टेड इन टीयर वन फॉर पेपर थ्री। सेम बात है टीयर वन के एग्जाम में जो पेपर टू के अंदर पेपर थ्री के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए होंगे उन्हीं को पेपर थ्री देना है। मतलब पेपर थ्री हर कोई नहीं देने वाला, जो पेपर टू को शॉर्ट कर जाएगा क्लियर वो पेपर थ्री देने वाला है। पेपर वन विल इंक्लूड फॉलोइंग 3 सेक्शंस हैविंग 2 मॉड्यूल ईच। ये हमने बात कर ली थी पहले भी, ये हमारे लिखे हुए वही सेम जो हमने ऊपर बात करी है और वही यहाँ पे लिखा हुआ है। इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शन ऑफ पेपर वन। पेपर वन के हर सेक्शन को अलग अलग क्वालिफाई करना है, ये बात आपको याद रखनी है। ऐसा नहीं है कि पेपर वन के अलग अलग सेक्शन थे तो सारे उनके मार्क्स मिला के आपको एक अलग से क्वालिफाइंग मार्क्स जो बनते हैं वो करने हैं, ऐसे नहीं है। पेपर वन का जितने भी आपके अलग अलग सेक्शन है हर सेक्शन को क्वालिफाई करना पड़ेगा मार्क्स के हिसाब से। उसके बाद आप जो है पेपर टीयर टू के अंदर जो है हमारे पेपर बाकी जो पेपर है उसके लिए जो है आपको विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एक्सेप्ट फॉर मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1। द क्वेश्चंस विल बी सेट ऑफ बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। सेम लिखा हुआ है, दोनों लैंग्वेज में पेपर आपका आने वाला है। यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे लिखी हुई है, 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। हर गलत आंसर पे 1 मार्क्स काटा जाएगा।
अब देखिए मॉड्यूल 2 जो था सेक्शन 3 का, जो हमारा पेपर 1 के अंदर सेक्शन 3 था, उसके अंदर मॉड्यूल 2 के अंदर डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट था, जिसे हम डेस्ट बोलते हैं। वो आपका होता है वो आपका 15 मिनट का होता है, जो आपके सेकंड सेशन के अंदर होता है। मतलब पेपर 1 के अंदर सेशन 2 थे हमारे, जो सेकंड सेशन रहेगा उसमें आपका डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होता है, जिसमें आपको 2000 वर्ड 2000 वर्ड जो है आपको वहाँ पे लिखने होते हैं, टाइप करने होते हैं। जो आपको 15 मिनट के अंदर जो है वहाँ पे टाइप करने होते हैं 2000 वर्ड्स। तो सपोज मान लीजिए इसका WPM क्या होगा, WPM ये होगा कि पर मिनट आपने अगर जो है 30 वर्ड्स अप्रोक्स मान के चलिए, इतना अगर आपकी है लिमिट, तो आप आसानी से उसके लिए जो है आप कर पाएंगे इस चीज़ को क्वालिफाई, डेस्ट के एग्ज़ाम को। अब देखिए इंडिकेटिव सिलेबस है हमारा, टीयर 1 का सिलेबस जो रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का लिखा हुआ है यहाँ पे सिलेबस, जिसके अंदर स्पेस विजुअलाइजेशन है, स्पेशियल ओरिएंटेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी और ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग एंड अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज और कोडिंग एंड डिकोडिंग। और यहाँ पूरा सिलेबस लिखा हुआ है। टीयर 1 के जनरल अवेयरनेस का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का अलग है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का अलग है, सबका सिलेबस यहाँ पे लिखा हुआ है। द क्वेश्चंस इन पार्ट ए बी एंड डी विल बी ऑफ अ लेवल विद द एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन एंड क्वेश्चन इन पार्ट सी विल बी। देखिए जो पार्ट सी के क्वेश्चंस रहेंगे वो 10th लेवल के रहेंगे, बाकी जो पार्ट ए बी और डी रहेगा वो आपका जो है ग्रेजुएशन लेवल के उसके अंदर क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंडिकेटेड सिलेबस टीयर 2 के लिए। एसएससी सीजीएल में जो टीयर 2 के एग्जाम होंगे उसके लिए सिलेबस जो रहेगा, मॉड्यूल 1 के अंदर सेशन 1 में पेपर 1 मैथमेटिकल एबिलिटी के अंदर नंबर सिस्टम रहेगा, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, अलजेब्रा, ज्योमेट्रिक, मेंसुरेशन। और उसके अंदर हमारे लिखे हुए मेंसुरेशन के अंदर हमारा ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर पॉलीगॉन, सर्कल, राइट प्रिज्म, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, स्पेयर, इस तरीके से पूरे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। सेम ट्रिग्नोमेट्री में भी लिखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हाइट एंड डिस्टेंसेज, सिंपल प्रॉब्लम ओनली। देखिए सिंपल प्रॉब्लम्स आने वाली है, इसमें आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लेवल का नहीं पढ़ना। हर टॉपिक वाइज ये भी बताया गया है किस लेवल का पढ़ना है, जिससे कि आप एडवांस लेवल का ना पढ़ के चले जाएं और वहाँ पे आपको लगे कि यार सवाल तो हो जाएंगे एडवांस लेवल का पढ़ के जाएंगे, लेकिन ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल लेवल का ही पढ़ना है हमें। सेम स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में हमें यूज़ ऑफ टेबल्स, ग्राफ्स, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, बार डायग्राम, पाई चार्ट, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें आपका मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल प्रोबेबिलिटीज़, ये सब आएगा। मॉड्यूल 2 के अंदर सेक्शन 1 में पेपर 1 के अंदर रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस में आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे टॉपिक लिखे हुए हैं। सारा जो है पूरा सिलेबस यहाँ पे एक एक चीज़ का लिखा हुआ है, टॉपिक वाइज भी लिखा है, सब्जेक्ट वाइज भी लिखा हुआ है। तो एक एक चीज़ हमें डिस्कस करने की शायद ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं एक एक चीज़ यहाँ पे आसानी से देखने को मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बाद कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स जो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही हैं, उसके बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं। एडमिशन टू द क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन। अब एडमिशन होने कैसे वाला है, ऑल कैंडिडेट्स हु रजिस्टर्ड देमसेल्फ इन रिस्पॉन्सिबल टू दिस एडवर्टाइजमेंट बाय द क्लोजिंग डेट एंड टाइम एंड whose applications are found to be in order and are provisionally accepted by the commission as per the terms and conditions of this notice of examination will be assigned roll numbers and issued admission certificate by the regional office of the commission for appearing in the computer based examination. Subsequently qualified candidate will be issued admission certificates for the next stage of the examination. देखिए मैंने ये पहले ही बताया था आपको, क्वालिफाई जो करेगा वही नेक्स्ट लेवल के एग्जाम को देने वाला है। जैसे टीयर 1 जिसका क्वालिफाई होगा वही टीयर 2 देगा, टीयर 2 के अंदर भी जिसका पेपर 1 क्वालिफाई होगा वो पेपर 2 और 3 देगा, उस तरीके से मार्क्स कैलकुलेट होंगे। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, हर किसी क्वालिफाइड कैंडिडेट को ये लोग जो है एक एडमिशन सर्टिफिकेट देंगे नेक्स्ट स्टेज के लिए, कि आपको अगले स्टेज का एग्जाम देना है तो उसके लिए आपका ये सर्टिफिकेट है, जिसे हम एडमिट कार्ड भी बोलते हैं, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब कैंडिडेट को एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है जब वो वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करता है, रोल नंबर उसको मिल जाता है जब एग्ज़ाम देने वाला होता है तो उससे पहले रोल नंबर मिल जाता है उसे, ईमेल आईडी वैलिड रजिस्टर करनी होती है, सेम मोबाइल नंबर भी उसको वहाँ पर रजिस्टर करना होता है। ये सारी डिटेल जो है कमीशन के साथ शेयर होती हैं आपकी एसएससी के अंदर।
अब हम ये बात कर लेते हैं मेन यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या क्या जो आपको लगेंगे इसके लिए फिल करने के लिए। इट इज़ मैंडेटरी टू कैरी एटलीस्ट 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ्स, ओरिजिनल वैलिड फोटो आईडी, प्रूफ हैविंग द डेट ऑफ बर्थ एज प्रिंटेड ऑन द एडमिशन सर्टिफिकेट सच एज, मतलब आपको एक दो रिसेंटली फोटोग्राफ चाहिए होंगे अपने साथ में। इसको आपको फोटो आईडी प्रूफ में आपको आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इनमें से कोई भी एक चीज़ होगी तो वो आप यहाँ पे लगाने वाले हैं फॉर्म के अंदर भी। साथ में आपको एग्जाम के हॉल में भी एक चीज़ ले जानी होती है सेम जब देने जा रहे होते हैं, और बाद में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये सारी चीज़ें आपको लगानी पड़ती हैं। और कास्ट सर्टिफिकेट वालों को अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैंने जैसे अभी बात करी थी वही चीज़ यहाँ पे लिखी आ रही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, सेम वो सारी चीज़ें आपको लेके जानी होंगी। While giving preference of the posts departments online, the candidate may note that the following posts have specific requirement of फिजिकल टेस्ट्स एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स, मतलब कि कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसके लिए हमारा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होने वाला है, जैसे कि जिसमें हमारा इंस्पेक्टर हो गया, सेंट्रल एक्सरसाइज के अंदर इंस्पेक्टर एग्जामिनर हो गया, और भी यहाँ पे लिखा हुआ है सब इंस्पेक्टर हो गया हमारा सीबीएन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, सब इंस्पेक्टर हो गया हमारा एक एनसीबी के अंदर जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अफेयर्स के अंदर हो जाता है, सीबीआई के अंदर सब इंस्पेक्टर होगा, एनआई के अंदर, एनआईए के अंदर जो सब इंस्पेक्टर होगा, इन सब के लिए जो है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है वो ज़रूर होगा। और फिजिकल ये भी मैंने आपको बता दिया भाई, फिजिकल टेस्ट जो है वो किन किन के लिए होगा। सब हर पोस्ट पे अप्लाई करने वालों का फिजिकल टेस्ट नहीं होने वाला है, जिसके लिए होगा वो हम बात कर चुके हैं यहाँ पे। कैंडिडेट विल हैव टू सबमिट कॉपी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। अब देखिए कॉपी आपको किस किस की, मैट्रिकुलेशन मतलब 10th का सर्टिफिकेट हो गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको लगाना है जो आपका लास्ट क्वालिफिकेशन होगा। सपोज जिस पोस्ट के लिए हमारे पास ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है तो उसको वहाँ पे ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर या फिर डिग्री का वो जो है आप यहाँ पर लगाएंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन, अब सिलेक्शन किस तरीके से होने वाला है। मिनिमम क्वालिफिकेशन टीयर 1 के लिए ये रहेगी सेक्शन 1 और सेक्शन 2 और मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 और पेपर 1 ऑफ टीयर 2 और पेपर 2 एंड पेपर 3 जो है टीयर 2 के एग्जामिनेशन का रहेगा। उसके लिए आपको बताया तो यूआर कैटेगरी वालों को 30% मार्क्स लाने हैं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को 25% मार्क्स लाने हैं, और इन सब कैटेगरी, इन तीनों कैटेगरी को छोड़ के एससी एसटी हो, पीडब्ल्यूबीडी हो या फिर दूसरे कैटेगरी वाले हो, उनको 20% मार्क्स लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए। मतलब इसको आप क्वालिफाई करेंगे तभी आपका फिजिकल टेस्ट होने वाला है, एक्चुअल में बात यही है। यहाँ पे लिखा है मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन टीयर 2 एग्जामिनेशन ओनली। मैंने बोला भी था टीयर 1 सिर्फ क्वालिफाई करना है, टीयर 2 में इसके बेस पर जो है मेरिट लिस्ट यहाँ पे आने वाली है आपकी। रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस, मतलब कि दो कैंडिडेट या दो से ज़्यादा कैंडिडेट के बीच में अगर टाई हो जाता है मार्क्स को लेकर तो उसमें कैसे सॉल्व करेगी कमीशन आपके मार्क्स में, किसको पहले रखना है किसको बाद में। तो सेम वही रहेगा कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखा जाएगा, जिसकी डेट ऑफ बर्थ पहले होगी उसको जो है पहले रखा जाएगा ऊपर को। लेकिन पहले डेट ऑफ बर्थ को नहीं देखेंगे, सबसे डेट ऑफ बर्थ को एंड में रखा गया है। डेट ऑफ बर्थ से पहले भी हम स्कोर देखने वाले हैं, पेपर 1 के सेक्शन 1 के अंदर जिसके ज़्यादा होंगे उसको टीयर 2 के अंदर उसको हम ऊपर रखने वाले हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को देखने वाले हैं, अगर इसमें भी हमारा सेम निकलेगा तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से देखेंगे कि अल्फ़ाबेटिकल नाम जो है पहले जिसका आ रहा है, सपोज मान लीजिए एक रोहन है और दूसरा जो है एक रोहन है और दूसरा भी कोई आर से नाम हो जाएगा, एक रीना, रीना और रोहन दोनों का आर से नाम है। इसमें क्या है एक गर्ल हो गई और एक बॉय हो गया, तो इसमें रोहन का नाम आर हो गया और रीना का अभी आर से हो रहा है, बट रोहन के नाम में आर के बाद ओ आ रहा है, रीना के नाम में आर के बाद ई आ रहा है। तो इसका मतलब रीना को जो है पहले प्रेफरेंस मिल जाएगी मेरिट के लिस्ट के अंदर और रोहन को उसके बाद वाली रैंक मिल जाएगी। तो ये तरीका रहेगा, लेकिन ये एंड में देखा जाएगा। इससे पहले डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं, उससे पहले मार्क्स देख सकते हैं सेक्शन 1 में पेपर 1 के अंदर टीयर 2 के लिए, उससे भी पहले मार्क्स देख सकते हैं आपके पेपर 2 और पेपर 3 जो आपका टीयर 2 के एग्जाम का रहेगा उसको देख सकते हैं। एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड
मिसकंडक्ट, मतलब कि भाई देख लीजिए कि ऐसा मान लीजिए बीच में कोई पेपर छोड़ के भाग गया हो, मतलब सपोज मान लीजिए बीच में आप पेपर दे रहे हैं, बिना किसी को बताए एग्जामिनेशन हॉल को छोड़ के चले गए, तो ऐसे में कोई एक्शन हो जाएगा। टेकिंग अवे एनी एग्जामिनेशन रिलेटेड मटेरियल सच एज OMR शीट, रफ शीट, commission copy of admission certificate, answer sheet, etc. from the examination hall or passing it on to unauthorized person during the conduct of examination। देखिए यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट पीरियड भी लिखा हुआ है, 2 साल का यहाँ पे लिखा हुआ है। अब वो क्या एक्शन होगा वो इनके रूल्स होते हैं, जो भी SSC के कमीशन होते हैं और इन सब के रूल्स होते हैं उस हिसाब से वो सब डिसाइड किया जाता है। तो ये सब ना ही करे तो अच्छा रहेगा। बाकी यहाँ पे आपको लिखा भी हुआ है तो क्या क्या इसके ऊपर जो है रहेगा एक्शन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, एक यहाँ पे फॉर्मेट भी लिखा हुआ है भाई कि हमें फ़ोटो अपलोड करनी है वो JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए, 20 से 50 KB के बीच में साइज़ होना चाहिए उसका। सेम इसी तरीके से हमारे डॉक्यूमेंट के साइज़ भी लिखे हुए हैं, सब कुछ लिखे हुए हैं। आप उसका वीडियो भी देख सकते हैं, एक वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है उसमें, तो उसमें भी आप देख सकते हैं सारा कुछ कैसे चेंज होगा फॉर्मेट और ये सारा कुछ उसमें भी डिस्कस किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट है, ये कास्ट सर्टिफिकेट होंगे, इसको आपको लगाना पड़ेगा फॉर्म के अंदर ही अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो। नहीं है अगर आपके पास तो आप उसका सर्टिफिकेट नंबर देंगे अंडरटेकिंग के अंदर, जिसमें आप बताएंगे, वो डिक्लेरेशन के अंदर आप बताने वाले हैं कि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है बट वो अप्लाइड है, तो उसका सर्टिफिकेट नंबर होगा, एप्लीकेशन नंबर होगा, वो आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे, उसको यहाँ पे डाल देंगे फॉर्म फिलअप करते समय। अब रजिस्ट्रेशन, वो फॉर्म फिलअप का प्रोसेस कैसे रहेगा, पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है अपना, उसके बाद आपको फॉर्म फिल करना होता है एप्लीकेशन जिसके भी लिए आप अप्लाई कर रहे होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये इन्होंने स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं, इसमें लिखा भी हुआ है कि डू यू हैव आधार, येस और नो। फिर अगर आप नो करेंगे तो आधार नंबर देना नहीं है, वहीं वहाँ पे आपको सेम यहाँ पे बोला गया है आपसे फादर का नाम बताना है, आपको मदर का नाम बताना है, वेरीफाई के अंदर सेम वही नाम आपको दोबारा बताने होते हैं, डेट ऑफ बर्थ देना है अपना, उसको वेरीफाई करना है। ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, सेम इसी तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा SSC की वेबसाइट पर। अब देखिए ऐसा नहीं होता कि अलग अलग एग्जाम के लिए हमें बार बार रजिस्ट्रेशन करना होता है वेबसाइट पर। SSC की वेबसाइट पे एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाता है, इसीलिए उसे वन टाइम रजिस्ट्रेशन बोला जा रहा है। उसके अलावा आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, फिर आप जो है सिर्फ उसका फॉर्म फिल करते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं करते, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आपका पहले से ही क्रिएटेड होता है। तो ये पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा भी हुआ है स्क्रीन में कैसे रजिस्ट्रेशन होने वाला है। हालांकि हमने जो SSC फेज़ 11 की पोस्ट के लिए बात करी थी हमने जॉब के लिए, तो उसमें हमने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हमने करा था, तो उसमें भी आपको आसानी से समझ आ जाएगा पूरा कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। अब हम बात कर लेते हैं फॉर्म फिल करने से पहले। फॉर्म फिल करने से पहले सारे आपको डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं, साथ में सारा कुछ देख लेना है, क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, सब कुछ देखते हुए अप्लाई करना है, क्योंकि बाद में तो भाई कैंसिल हो जाएगा तो कोई अच्छा नहीं रहेगा फिर, वो आपको याद रखना है। देखिए इस तरीके से आपको फॉर्म भरना होगा, पहले आपको अपना यहाँ पे 10th का डिटेल देना होगा, अपना नाम बताना होगा, और किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको बताना होगा। अब यहाँ पे एक आपको बता दूँ कि यहाँ पे एक डाउट रहता है, एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई शायद कर सकते होंगे, तो उसके लिए फ़ीस अलग अलग होती है, सेम फीस पे आप एक पोस्ट पर नहीं अप्लाई कर सकते, और एक से ज़्यादा एप्लीकेशन सेम कैंडिडेट सेम पोस्ट के लिए नहीं कर सकता। फोटोग्राफ में यहाँ पे लिखा देखिए दिखाया वो भी हुआ है कि कैसी फ़ोटो होनी चाहिए। फ़ोटो में सिंपल आपको देख लेना है भाई, ऐसी फ़ोटो ना हो जिसमें एक कान दिख रहा हो एक कान ना दिख रहा हो, मतलब आप ऐसे खड़े हैं एक साइड को कहीं पे, कहीं एक साइड में एक डायरेक्शन में देख रहे होंगे तो एक साइड का ईयर दिख रहा है आपका और दूसरे साइड का नहीं दिख रहा है, तो ऐसे में नहीं होना चाहिए, पूरे पूरे फेस दिखना चाहिए। और बैक साइड में आपको वाइट बैकग्राउंड बोला जा रहा है, फोटोग्राफ उल्टी ना हो, मतलब ऐसा ना हो फेस नीचे आ रहा है और ऐसे कुछ, मतलब ये सब आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे दिखाया भी हुआ है किस तरीके से फ़ोटो होनी चाहिए। ये सर्टिफिकेट है वो सारे, आपके कास्ट सर्टिफिकेट है अलग अलग, EWS के अलग है, और डिक्लेरेशन के अलग है, अंडरटेकिंग के अलग है, PWBD वालों के लिए अलग है, एक्स सर्विसमैन जो आपके पहले कभी आर्म्ड फोर्स या फिर नेवी और इन सब में काम कर चुके हैं तो उसके लिए अलग सर्टिफिकेट होगा।
सर्टिफिकेट कैसे अपलोड करने होंगे, तो इसके लिए बता दूं आपको, ये सर्टिफिकेट के जो फॉर्मेट आपको दिख रहे हैं इस नोटिफिकेशन के अंदर, जिस भी कैटेगरी वाइज का आपका सर्टिफिकेट होगा उसको आपको पहले प्रिंट कराना होगा, उसको पूरा फिल करना होगा और फिर उसको जो है अपलोड करना होगा सेम जो है आपके कमीशन के वेबसाइट पे। अब यहाँ पे हम फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए हम बात कर लेते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्सरसाइज एग्जामिनर और प्रिवेंटिव ऑफिसर इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर इन CBN। इसमें आपका मेल कैंडिडेट के लिए बोला जा रहा है फिजिकल स्टैंडर्ड में हाइट उसकी होनी चाहिए 157.5 सेंटीमीटर, चेस्ट में लिखा हुआ है 81 सेंटीमीटर, फुल्ली एक्सपेंडेड विद अ मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, हाइट रिलैक्सेबल बाय 5 सेंटीमीटर इन द केस ऑफ गोरखाज एंड मेंबर ऑफ स्केड्यूल ट्राइब्स के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि उनको जो है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन यहाँ पे हाइट में देखने को मिल जाएगा, मतलब कि 157.5 की जगह उनका हो जाएगा 152.5 तक उनका एक्सेप्ट हो जाएगा, मतलब उससे कम होगा तो नहीं होगा। फिजिकल टेस्ट में बता देता हूँ आपको, ये मेल के लिए बात हो रही है। वॉकिंग में आपको 1600 मीटर जो है यहाँ पे करना होगा वॉक, जो कि 15 मिनट में करना होगा। साइकिलिंग आपको करनी है 8 किलोमीटर 30 मिनट के अंदर। फीमेल कैंडिडेट में 152 यानी 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, वेट 48 kg होना चाहिए। तो ये हमने बात कर ली फीमेल के लिए, सेम सॉरी मेल के लिए हमने बात कर ली है। एक मिनट, वो पेज चला गया है। आ गया। देखिए ये यहाँ पे 48 kg जो है यहाँ पे वेट फीमेल के लिए बोला गया है। सेम इसमें 2.5 सेंटीमीटर उनको हाइट में रिलैक्सेशन दिया गया है और 2 kg उनको जो है वेट में रिलैक्सेशन दिया गया है, सेम उन्हीं कैटेगरी वालों के लिए जिसमें हमने ऊपर बात करी। फिजिकल टेस्ट में यहाँ पे उनको वॉकिंग 1 किलोमीटर 20 मिनट में और 3 किलोमीटर जो है साइकिलिंग 25 मिनट में। फिजिकल टेस्ट स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अंदर हाइट जो बोली गई है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए मैन के लिए, वुमेन के लिए 150 सेंटीमीटर बोली गई है। चेस्ट में भी हमें यहाँ पे बता दिया गया है 76 सेंटीमीटर जो है होना चाहिए विद एक्सपेंशन के साथ। और विजन यहाँ पे आप देख सकते हैं आई साइट विद और विदाउट ग्लासेस, और डिस्टेंट विजन जो है 6/6 इन वन एंड 6/9 इन अदर आइज। नियर नियर मतलब पास का दिखना कितना होना चाहिए 0.6 इन वन आइज एंड 0.8 इन अदर आइज, मतलब दूसरी आंख से। फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ, अब देखिए सबके लिए अलग अलग लिखा हुआ है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के लिए अलग है, CBI के लिए अलग है, और इस तरीके से मैंने आपको बताया। तो ऐसा नहीं समझना है हमें कि फिजिकल स्टैंडर्ड हमारा सबके लिए सेम होगा, अलग अलग सबके लिए अलग अलग बताया गया है यहाँ पे। यहाँ पे अब एक लास्ट है पॉइंट मेन, वो ये है कैंडिडेट आर एडवाइज टू मेक श्योर बिफोर ऑप्टिंग फॉर एनी कैटेगरी ऑफ post that they fulfill the requirement for that category. The physical measurement including vision test for candidate will be conducted by the concerned indented departments, and only those candidate who fulfill the specified physical measurements will be eligible for the respective posts. No request from the candidate for allotting to any other service category of post will be entertained by the commission if the nominated candidate fail to meet the physical requirement. Thus the fulfilling the eligibility criteria will exclusively be on the candidates opting for such post। मतलब बोला गया है भाई कि फिजिकल रिक्वायरमेंट जो मांगी जा रही है और सारा कुछ देख के वही वही बात है, सेम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन सब देख लेना है हर तरीके से, उसके बाद ही अप्लाई करना है हर एक चीज़ को देख के। बाद में कोई भी चीज़ फॉल्स निकलती है, फेल होते हैं उस चीज़ के अंदर, तो वो चीज़ आपको जॉब पोस्ट वो उसके लिए आपको नहीं मिलने वाली है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन था जिसको हमने डिस्कस किया एक ही वीडियो के अंदर, जो हमारे SSC CGL यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के
कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के अलग अलग पोस्ट के लिए, जो आपके सीबीआई इंस्पेक्टर हो गया या बाकी सारी जो भी पोस्ट थे हमने यहाँ पे बात करें, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, अकाउंट ऑडिट ऑफिसर और भी बहुत सारे बात करें, तो उन सब के लिए ये पूरा नोटिफिकेशन था, जिसका एग्ज़ाम आपका 14 जुलाई 2023 से स्टार्ट हो जाएगा टीयर 1 का। उसका ख़त्म होते ही टीयर 2 का होगा, कुछ बीच में गैप देके। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपको जो है यहाँ पे पोस्ट या जॉब मिल जाएगी जिसके लिए भी आपने अप्लाई किया है। तो ये पूरा जो है हमारा प्रोसेस रहने वाला है। तो इस वीडियो को यहीं पे इस टॉपिक के साथ एंड कर रहे हैं। मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।